पिछली वीडियो में हमने देखा कि हुकूमत एक ऐसी लिस्ट बनाकर रखती है जिसमें रोजाना की बुनियाद पर जरूरी चीजों और सहूलतों की कीमतों को दर्ज किया जाता है, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। और इसी लिस्ट को इस्तेमाल करके हुकूमत मुल्क में मौजूद इन्फ्लेशन का नंबर निकाल लेती है। वैसे तो असल इकोनॉमी में इस लिस्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम बात को समझने के लिए एक सादा मिसाल बना लेते हैं और हम कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ एक गुड और एक सर्विस ही इस्तेमाल करते हैं। यानी हम कहते हैं कि पाकिस्तानी अपने खर्चे का 60% हिस्सा आटा खरीदने पर लगा देते हैं और 40% हिस्सा इंटरनेट इस्तेमाल करने पर खर्च कर लेते हैं। अब हम जिस साल या ड्यूरेशन से अपना हिसाब शुरू करते हैं उसे हम बुनियादी साल या बेस ईयर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 2021 में महंगाई निकाल रहे होंगे और ये देखना चाह रहे होंगे कि 2021 में 2020 की निस्बत कीमतें कितनी बढ़ी, तो 2020 हमारा बुनियादी साल या बेस ईयर हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि हमारी मिसाल में बेस ईयर में आटा भी 100 रुपए का था और इंटरनेट भी 100 रुपए का था। और याद रहे कि हम अपने खर्चे का 60% हिस्सा आटा खरीदने पर लगा रहे हैं और 40% हिस्सा इंटरनेट पर। तो अब हम मौजूदा साल या करंट ईयर में महंगाई का हिसाब निकालना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पिछले साल की निस्बत यानी बेस ईयर की निस्बत इस साल आटे की कीमत में 50% इजाफा हो गया है और उसकी अब जो कीमत है वो 100 रुपए से शुरू हुई थी, लेकिन अब 150 रुपए हो गई है। तो हम कहेंगे कि आटे की कीमत में इजाफा +50% है। और फिर हम देखते हैं कि इंटरनेट की कीमत अब 180 रुपए हो गई है, तो वो 100 रुपए से शुरू होकर 180 रुपए पर आ गई है। इसका मतलब है कि 80% इजाफा हो गया है। तो हम कहेंगे कि इंटरनेट की कीमत में तब्दीली +80% है। अब इस मालूमात के साथ हम क्या करेंगे? हम इंटरनेट और आटे की कीमतों में जो तब्दीली है, इन तब्दीलियों को इन चीजों के इस्तेमाल के तनासुब से अपने हिसाब में शामिल करेंगे। जो चीज जितनी ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, इन्फ्लेशन के हिसाब में उसका उतना ही ज्यादा असर रखा जाएगा। अंग्रेजी में इसे हम वेटेड एवरेज कहते हैं। अब हमें पता है कि हमारा 60% खर्चा आटे पर है और 40% खर्चा इंटरनेट पर। अगर हम इस्तेमाल के तनासुब से बेस ईयर का एक प्राइस का तनासुब निकालें, तो हम पहले आटे की बेस कीमत यानी 100 रुपए को आटे के इस्तेमाल से यानी 60% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जवाब आएगा 60। ऐसे ही हम इंटरनेट की बेस कीमत यानी 100 रुपए को इंटरनेट के इस्तेमाल यानी 40% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जवाब आएगा 40। अब हम 40 और 60 को जमा कर देंगे, जिससे हमारा जवाब आएगा 100। ये 100 का नंबर जो है, ये हमारा बेस इंडेक्स कहलाएगा। इसे हम मौजूदा या करंट इंडेक्स की मुनासबत से इस्तेमाल करके मुल्क में मौजूद इन्फ्लेशन का नंबर निकाल लेंगे। अब हमें अपना मौजूदा इंडेक्स निकालना होगा, यानी करंट इंडेक्स निकालना होगा। और मौजूदा इंडेक्स निकालने का एक तरीका यह है कि हम मौजूदा कीमतों को इस्तेमाल से मल्टीप्लाई कर लें। यानी आटे की मौजूदा कीमत 150 रुपए को आटे के 60% इस्तेमाल से मल्टीप्लाई कर लें, तो 150 और 60% को मल्टीप्लाई करके हमारा जवाब आएगा 90। और अगर हम इंटरनेट की मौजूदा कीमत को इंटरनेट के इस्तेमाल से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें 180 को 40% से मल्टीप्लाई करना होगा और हमारा जवाब आ जाएगा 72 यानी 72। और अब हम 72 और 90 यानी 72 और 90 को जमा कर दें, तो हमारा जवाब आएगा 162 यानी 162। ये 162 हमारा मौजूदा या करंट इंडेक्स होगा और हमारा बेस इंडेक्स था 100। तो हम कह सकते हैं कि मुल्क के इंडेक्स में 62 यानी 62 का इजाफा हुआ है। और अगर हम इस इजाफे को बेस इंडेक्स की शरह के हिसाब से निकालें, तो ये इजाफा यानी 62 को
ہم بیس انڈیکس یعنی 100 سے ڈیوائڈ کر دیں گے اور پھر پرسنٹیج نکالنے کے لیے 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارا جواب آئے گا 62%. اور یہ 62% کا نمبر ہماری موجودہ سال کی انفلیشن کہلائے گا. لیکن ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم انٹرنیٹ اور آٹے کی قیمتوں کی تبدیلیوں کو ان کے استعمال سے ملٹیپلائی کر کے انفلیشن نکال لیتے. جیسے آٹے کی قیمت میں 50% اضافہ ہوا اور استعمال 60% ہے. اگر ہم 50 کو 60% سے یعنی 50 کو 60% سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارا جواب آئے گا 30 یعنی 30. ایسے ہی انٹرنیٹ کی قیمت میں 80% اضافہ ہوا ہے اور اس کا استعمال 40% ہے. اب اگر ہم 80 کو 40% سے یعنی 80 کو 40% سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارا جواب آئے گا 32 یعنی 32. اور اب اگر ہم 30 اور 32 یعنی 30 اور 32 کو جوڑ دیں تو ہمارا جواب آئے گا 62 یعنی 62. اور یہی 62 یا 62 کا نمبر ہماری انفلیشن ہوگا تو ہم اسے 62% یا 62% کہیں گے اور یہ وہی نمبر ہے جو ہم نے پہلے طریقے سے نکالا تھا. تو یہ ایک بہت سادہ مثال ہے جس کے ذریعے ہم نے انفلیشن کا بنیادی مطلب اور یہ بنیادی طور پر کیسے نکالی جاتی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے.